नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसिड अटैक जो कि एक बहुत बड़ी समस्या था, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी। ये गाइडलाइन क्यों बनाई गई थी, आखिर क्या रीजन था कि माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नई गाइडलाइन बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है, आखिर क्यों इस पर देश का और मानी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाता है कि गाइडलाइन पर मजबूर हो जाते हैं। एक्चुअल में पूरी घटना क्या है, आखिर क्या घटना घटित हुई थी जिसके कारण से इसमें माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन बनाई जाती है। तो दोस्तों आज की जो टोटल वीडियो है इसी पर है, एसिड अटैक। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों केस का नाम है लक्ष्मी बनाम भारत संघ के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के अधिकारों और सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी ने एक जनहित याचिका दायर की जिसके कारण से एसिड की जो बिक्री हो रही थी खुलेआम, उस पर एक सख्त नियम बनाया गया और पीड़ितों को बेहतर मुआवजा दिया जाए, ऐसा नियम बनाया गया। वो नियम क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों जब लक्ष्मी के ऊपर एसिड अटैक हुआ तो उसकी जो उम्र थी केवल 15 साल की थी। साथ में वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। 22 अप्रैल 2005 को दो परिचित लोगों ने उस पर एसिड से हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी दर्दनाक चीखों के बावजूद किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बाद में उसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसके चेहरे, छाती और आंखों और अग्रभाग पर जलने के निशानों का इलाज किया। लक्ष्मी के ऊपर हमला करने वालों में से एक नईम खान गुड्डू और उसकी भाभी राखी की पहचान की गई। एक्चुअल में मामला यह था कि नईम ने लक्ष्मी को प्रपोज किया था लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया था। दिल्ली सत्र न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास और 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के तहत दोषी पाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 457 एक बी के तहत लक्ष्मी को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। दोस्तों अब लक्ष्मी के द्वारा जनहित याचिका डालने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि उसको वहां से हाई कोर्ट से न्याय तो मिल गया था लेकिन जो एसिड अटैक का मामला था ये कोई एक मामला नहीं था, ये आए दिन हो रहा था और बढ़ते जा रहा था। तो इस पर एक बहुत ही मजबूत कदम, एक मजबूत कानून बनाने की जरूरत थी, एक नियम बनाने की जरूरत थी। इसलिए लक्ष्मी द्वारा माने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली जाती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन था माने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की। 2013 में लक्ष्मी ने जो एसिड अटैक के सर्वाइवर्स होते हैं उनकी दुर्दशा को उजागर करने के लिए माने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। जनहित याचिका में एसिड की जो पूर्ण रूप से बिक्री होती है ना, उसको प्रतिबंधित करने की बात कही गई। जनहित याचिका में जो पहला सवाल उठाया गया था वो ये था कि जो खुलेआम एसिड की बिक्री हो रही थी ना, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। एसिड हमलों के खिलाफ सख्त कानून और पीड़ितों के लिए बेहतर मुआवजा की संरचना करने की मांग की गई। एसिड हमले अक्सर अस्वीकार किए गए विवाह प्रस्तावों, यौन संबंधों और दहेज विवादों से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ और मुद्दे थे जिसको जनहित याचिका में उजागर किया गया था। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट प्रासंगिक कानूनों में संशोधन होना चाहिए। एसिड हमलों को गंभीर दंड के साथ अलग अपराध के रूप में मान्यता देना, हानिकारक पदार्थों तक आसान पहुंच को रोकने के लिए एसिड की बिक्री का विनियमन, पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास के लिए प्रबंध, पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास के लिए प्रावधान। दोस्तों इस जनहित याचिका में जो लक्ष्मी की तरफ से तर्क दिए जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तर्क हैं जिनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, बाजार में एसिड बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। एसिड हमले से उसे बहुत ज़्यादा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सर्वाइवर्स जो होते हैं उनका मनोबल जो होता है ना बिल्कुल टूट जाता है। उस समय जो मौजूदा कानून थे वो एसिड हमलों को पूर्ण रूप से संबोधित नहीं करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप अपराधियों के लिए बहुत कम
दंड का प्रावधान था। उस समय पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा और देखभाल की जरूरत थी। दोस्तों जानते हैं कि इस केस में प्रतिवादी ने क्या तर्क दिया। केंद्र सरकार जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल कर रहे थे, 1 सप्ताह के भीतर मॉडल दिशा निर्देशों को लागू करने की सहमति जताई। 1919 के जहर अधिनियम के तहत इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य एसिड और खतरनाक रसायनों की जो बिक्री थी उसको विनियमित करना था। तमिलनाडु राज्य ने एसिड की बिक्री को विनियमित करने के 2 महीने के भीतर कड़े कानून बनाने का वादा किया। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जहर अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जमानत देने से इनकार करने पर सहमत हुए। दोस्तों अब जानते हैं कि प्रतिवादी और वादी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। इस पर्टिकुलर केस में माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया। नई आईपीसी धाराएं एसिड हमलों को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए धारा 326A और 326B जोड़ी गई। नंबर 2, मुआवजे का प्रावधान। आईपीसी की धारा 326A और 376D के तहत जुर्माने के अलावा पीड़ितों को मुआवजा मिले या सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 357B की शुरुआत की गई। धारा 357A में पीड़ितों को मुआवजे की रूपरेखा बताई गई। तीसरा जो कदम उठाया गया, साक्ष्य अधिनियम में संशोधन। आईपीसी की धारा 326A के तहत अपराधियों के इरादे और ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए धारा 114B जोड़ा गया। जो चौथा कदम था वो था मुआवजा योजना। सरकार ने पीड़ितों के लिए कम से कम 3 लाख रुपए की गारंटी देते हुए एक पीड़ित मुआवजा योजना की स्थापना की। सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पताल को निर्देश दिया गया कि पीड़ितों की तत्काल चिकित्सा और देखभाल प्रदान किया जाए और जरूरत पड़ने पर किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने की व्यवस्था भी की जाए। जो 5वां कदम था वो यह था एसिड बिक्री को विनियमित करना। एसिड बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाए गए थे। निष्कर्ष, लक्ष्मी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसला भारत में एसिड अटैक सर्वाइवर्स को कानूनी और सामाजिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस फैसले ने न केवल अपराधियों के लिए सख्त कानून सुनिश्चित किया बल्कि पीड़ितों के लिए बहुत जरूरी सहायता और पुनर्वास भी प्रदान किया। ऐसे ऐतिहासिक फैसले ने एसिड हमले से बचे लोगों के लिए कड़े नियम और व्यापक सहायता व्यवस्थाओं पर बल्कि प्रकाश डाला। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।